जो गजब का उत्साह हर खासवाम में रहता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कहने जा रहे हैं और प्रयास करेंगे उन्हें सुनने का कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। जिया मेरा भारत, यह नीलकंठ, ऐसा नीलकंठ जिसने स्वर्ग विश्व की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में इस परियोजना का त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ है। परियोजना के माध्यम से कुल 6,73,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। प्रदेश की भीतर भी नदी जोड़ो अभियान को क्रियान्वित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम प्रारंभ हुए हैं। नदी जोड़ो अभियान हमारे अपने प्रदेश के राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी दोनों तरफ से समान रूप से किया जा रहा है। राज्य के बाहर पार्वती कालीसीन चंबल परियोजना जो राजस्थान के साथ हमारा 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उलझा हुआ मसला था, उसको सुलझा करके हमारे देश के राज्यों के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक नया अध्याय गढ़ने का प्रयास हुआ है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड की धरती को केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती पर आपस में मिलकर के बुंदेलखंड के प्यास मिटाने के साथ साथ समृद्धि के द्वार भी खोलने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राज्य के बाहर जिस प्रकार से नदी जोड़ो परियोजनाओं को हमने लागू करने का प्रयास किया है, उसी संदर्भ में हमने अपने राज्य के अंदर भी खास करके एक नदी से दूसरे नदी की कठिनाइयों के लिए कहीं सीवर से जुड़ी हुई परेशानी होगी, कहीं और कोई कारण से नदी सूखी या एक नदी में बाढ़ आती है, ऐसे में एक नदी से दूसरी नदी जोड़ करके हम अपनी इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। इसका बेहतर उदाहरण इंदौर और उज्जैन के बीच निकलने वाली सीवर से जुड़ी हुई कान नदी की पुरानी एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई के कारण से वर्षों से हमारा गंदा पानी उज्जैन की क्षिप्रा को प्रभावित करता था। ऐसे में एक नदी जोड़ो अभियान राज्य के अंदर भी लेने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से अब यहाँ इंदौर से निकलने वाली कान नदी का पानी यहाँ से निकल करके बजाय क्षिप्रा में मिलने के वो अपनी दूसरी एक नदी वो भी इंदौर से ही निकलती, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जब डैम में ऊपर पानी भरा रहेगा शुद्ध जल, तो नीचे जो पानी शुद्ध होकर के मिलेगा जिसको किसान अपने काम में ले सकेंगे। इस कान नदी और एक तरह से गंभीर नदी जोड़ने का एक राज्य के अंदर का ये भी अनुपम उदाहरण बना है, जो विश्व में पहला एक राज्य के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा अध्याय लिखा जाना लगेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया, जिसका अर्थ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ज्ञान के ध्यान के ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए
मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस मंत्र की सिद्धि में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ करने का निर्णय किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। यह मिशन युवाओं के स्वप्न साकार होने का माध्यम तो बनेगा ही, साथ ही समाज में सकारात्मक और अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता संवर्धन, उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार, सामाजिक पहल, सामाजिक सद्भाव इस मिशन के प्रमुख स्तंभ है। सरकार 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का लक्ष्य रख रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। गरीब कल्याण का मिशन गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है। योजना में प्रदेश के 36 लाख ग्रामीण और 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनजाति ग्रामों में 100% सैचुरेशन के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 51 जिले के 267 विकास खंडों के 11,000 से अधिक ग्रामों में निवासरत 18,58,000 जनजाति परिवारों की 93,23,000 आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 18 विभागों अथवा मंत्रालयों की 25 से अधिक जनहितैषी योजनाओं को चिन्हांकित करते हुए 5 वर्ष के लिए कुल वित्तीय प्रावधान 79,000 करोड़ का करने का योजना बनी है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,001 रुपया प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपया प्रति हेक्टर की सहायता दी जा रही है। 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान बनाए रखने की जिद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए हम अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से हमने लागू की है, जिसके कारण कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग 1.25 लाख किसानों को सौर ऊर्जा प्रदान किए जाएंगे। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले 5 वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,00,100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6,000 गांवों में प्राथमिक दुग्ध समितियां हैं। प्रदेश के समस्त गांवों के लिए दुग्ध समितियों को गठन करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। सांची ब्रांड को और मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20% तक करने का भी हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुबंध से
राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से सहकारी प्रणाली भी सशक्त होगी। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में 10,000 से अधिक गायों की एक सक्षम आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का प्रारंभ हम करा चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे राज्य के बड़े नगर निगमों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर इत्यादि स्थानों पर भी इसी प्रकार की गौशालाएं बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा करवाया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालकों और किसानों को गौपालन प्रोत्साहन देने के लिए 10 गाय से ज्यादा पालने पर सरकार अनुदान देने का विचार कर रही है। पंजीकृत गौशालाओं में भी प्रति गोवंश मिलने वाली 20 रुपये आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। इसी प्रकार से मछुआरों बंधुओं को मत्स्य पालन के लिए भी अलग अलग प्रकार की कई सुविधा देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उन तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रगण्य राज्य में शामिल हुआ है। योजना के प्रारंभ से अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है। जननी सुरक्षा योजना में वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 6 लाख हितग्राहियों को 79 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। लाडली बहना योजना में 1.25 लाख करोड़ से अधिक पात्र बहनों को योजना का लाभ अब तक दिलवाकर लगभग 30,765 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। प्रदेश में 89 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश की 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपये गैस सिलेंडर, 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। इन सबके चलते पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। लगभग 2.5 माह से राज्य में तेजी से धान खरीदी चल रही है। किसानों के खाते में हम लगातार समर्थन मूल्य की राशि दे रहे हैं। प्रति एकड़ अंतर की राशि 800 रुपये हमारी सरकार के द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत हम 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये सालाना प्रदान कर रहे हैं। यह शुभ संकल्पों और अच्छी नियत का प्रतिफल है। छत्तीसगढ़ के किसान आज बेहद खुशहाल हैं, पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी आय मिल रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही खेती को हाईटेक करने का कार्य भी कर रही है। अब खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन दीदी के हाथों हो रहा है। घंटों का काम ड्रोन दीदी का ड्रोन मिनटों में कर देता है। आपने इधर के वर्षों में देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कभी मानसून विलंब से आता है तो कभी असमय बारिश हो जाती है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी हमने की है। हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। एपीओ के माध्यम से किसानों के लिए नए उद्यम के रास्ते हमने खोल दिए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। हम सबने सहकारिता में
अमूल का प्रयोग देखा है। भारत में एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अमूल के रूप में श्वेत क्रांति की, छत्तीसगढ़ में भी श्वेत क्रांति की राह हमने खोल दी है। बीते महीने हमने एनडीडीबी के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के माध्यम से छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए 621 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। अब 3200 नई सहकारी समितियां बनेंगी। इस एमओयू के पश्चात 1.25 लाख से अधिक किसान दूध उत्पादक समितियों से तो जुड़ेंगे ही, इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे बच्चों के भोजन में दूध के रूप में प्रोटीन अधिक मात्रा में शामिल होगा। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आदर्शों के अनुरूप नागरिकों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी धरती रत्नगर्भा है। खनिज संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ अतुलनीय है। कोयले और लोहे के उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। देश के बॉक्साइट भंडार का 20% हमारे यहाँ है। सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए लिथियम की जरूरत होती है और इसके भंडार हमारे कोरबा, सुकमा और बस्तर जिले में है। इन खनिज संसाधनों का दोहन राज्य के आर्थिक विकास के लिए हो, इस जरूरत को पूरा करने हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी चले जाइए, शानदार चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर से आपका स्वागत होगा। रांची, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा, तो यह कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार ने हमारे राज्य में सड़क अधोसंरचना को बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की घोषणा भी की है। बिजली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है। ये सारी बातें छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बेहद आकर्षक बनाती हैं। इतने बेहतर वातावरण में यदि निवेश के इच्छुक उद्यमों को अनुदान सहित अनेक सुविधाएं मिले तो उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। हमारी नई उद्योग नीति ने यही कार्य किया। 3-4 में प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक ही वर्ष में हमने 3 मेडिकल कॉलेज चालू करते हुए आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज आज हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले 2 वर्षों में हम लगभग 24 मेडिकल कॉलेज और देने वाले हैं। अर्थात देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में हम सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसी प्रकार से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस चालू करने वाले राज्यों की श्रेणी में आज अपनी एक विशेष पहचान बना के खड़ा हुआ है। हाल ही में 2 दिन पहले हमारी एयर एम्बुलेंस के बलबूते पर हमने न केवल शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण कराने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि गरीबों के प्रति हमारी भावनाओं को प्रकटीकरण का यह उदाहरण भी माना है, जिसके माध्यम से एयर सुविधा, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम हर गरीब के जीवन को बचाने में अपनी सरकार का सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एक तरफ जब एलोपैथिक कॉलेज हम बढ़ा रहे हैं, उसी समान दृष्टि से हम आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय को भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 11 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने के निर्णय की घोषणा की थी, जिसमें से 5 महाविद्यालय में निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी है। 1 वर्ष के अंदर ये 11 ही मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नल से जल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है। प्रदेश के
17,000 से ज्यादा ग्रामों में सभी घरों में जल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश में लोक परिवहन, खास करके हमारा राज्य देश का एकमात्र राज्य था जिसका अपना राज्य परिवहन सरकारी व्यवस्था के अभाव में निजी व्यवस्थाओं के हाथों मजबूर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम लोक परिवहन के प्रबंधन सरकार के माध्यम से कराते हुए सुदूर ग्रामीण से ग्रामीण, छोटे से छोटे स्थान तक भी इस परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़े महानगरों को आधुनिक परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ हम ग्रामीण लोक परिवहन के साधनों का भी उपयोग कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन का मामला हो या इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन का मामला हो, भारत सरकार ने भी अद्वितीय रूप से मध्य प्रदेश का ध्यान रखते हुए हमारे लिए विकास के नए दरवाजे खोलने का काम किया है। भारत सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दृष्टि से भी 3,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इंदौर अकेले में 350 करोड़ की लागत से एलिवेटेड और कई सारे काम भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुए हैं। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन में अपग्रेड करने की अनुमति मिली है। प्रदेश में विमानन सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कम समय में भी काफी बड़े पैमाने पर हमारी विमानन सेवाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के विकास के लिए करने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट के संचालन के साथ हमारा राज्य एक साथ 6 एयरपोर्ट संचालित करने वाला 24 घंटे जहां हमारी विमान सेवा मिले, ऐसे बड़े राज्य में अब शुमार हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर एक साथ हवाई पट्टी, छोटे छोटे ब्लॉक में हेलीपैड हमारी योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्तमान के दौर में हम सभी प्रकार के परिवहन के व्यवस्थाओं का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करने की तरफ आगे बढ़े हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार को मिलाकर एक तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाने का भी हमने निर्णय किया है। प्रदेश के संतुलित नगरीय विकास के लिए पुनर्घनत्वीकरण स्थानीय पर्यटकों को भी काफी सुविधा मिल रही है। पर्यटन अधोसंरचना का सीधा लाभ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के रूप में होगा। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से है। पीएससी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की जांच का कार्य हमने सीबीआई को सौंपा है और सीबीआई इस मामले में पुख्ता कार्यवाही कर रही है। हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाने इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं का भरोसा पीएससी की परीक्षा में लौट आया है। हमने यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी है। हम रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 अन्य नगरीय निकायों में ऐसे ही लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। शासकीय सेवा के 9,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में हमने अधिकांश वायदों को पूरा किया है। कैबिनेट की पहली ही बैठक में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। इन पर तेजी से काम हो रहा है। अपना घर जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। राज्य के लिए नए वित्तीय वर्ष हेतु 3 लाख अतिरिक्त पीएम आवास की स्वीकृति भी मिली है। इसके लिए मार्च तक सर्वे हो जाएगा। अब उन लोगों का भी पीएम आवास मिल सकेगा जिनके पास 2 व्हीलर है, उनको भी मकान मिल सकेगा। जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनको भी मकान मिल सकेगा। जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने राज्यांश का भी हमने अनुमोदन कर दिया है। हमें इस बात का संतोष है कि हम लाखों लोगों के गृह प्रवेश का माध्यम बन सके हैं। हमारी सरकार ने जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय भी लिया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर
हमने 5,500 रुपये कर दिया है। छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने में बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की है। वे हर दिन कड़ी मेहनत कर विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रख रही हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा संकल्प है। इसके लिए हमने सरकार गठन के 3 महीने के भीतर ही महतारी बंधन योजना का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया। करीब 70 लाख माता बहनों को अब तक हम इस योजना की 11 किस्त दे चुके हैं। हर माह की 1 तारीख को हम महतारी बंधन योजना के रूप में माताओं बहनों के लिए खुशियों का रिचार्ज कर देते हैं। यह राशि उनके बजट को व्यवस्थित करने में, अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। यह महिलाओं की अपनी निधि है, वे इसे अपनी इच्छा से खर्च कर रही हैं। कोई बहन इसे बच्चों की पढ़ाई में लगा रही है, कोई निवेश कर रही हैं, कोई माँ अपनी हवाई यात्रा का सपना पूरा कर रही हैं। सारंगढ़ के ग्राम दानसारा की माताएं बहनें अयोध्या धाम में श्री राम लला का मंदिर बनाने से अभिभूत थी। वे श्री राम का मंदिर अपने गांव में बनाना चाहती थी। सभी महिलाएं एकजुट हुई। महतारी बंधन योजना से मिलने वाली राशि और चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा रही हैं। हम महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड का काम सौंप रहे हैं। पहले चरण में 5 जिलों से इस काम की शुरुआत करेंगे। प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरु था। इसका कारण हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। यह प्रणाली ज्ञान विज्ञान के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों की भी शिक्षा विद्यार्थियों को देती थी। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में राज करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीयों में हिंसा की भावना भर दी जाए। उन्होंने प्राचीन पद्धति समाप्त कर मैकाले द्वारा लाई गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। इसके चलते हमारे मनीषियों द्वारा लिखे श्रेष्ठ ग्रंथों की स्मृति भी जनमानस में धुंधली होती गई। मोदी जी ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ ही हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियों और गौरवशाली परंपरा को शामिल करने वाली नई शिक्षा प्रणाली हमें दी है। छत्तीसगढ़ में हमने इसे लागू किया है। हम 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 341 पीएम श्री विद्यालय हमने आरंभ किए हैं। हम बच्चों को एआई और रोबोटिक्स की शिक्षा भी दे रहे हैं। हम यह मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा को बेहतर दिशा में देने में जितनी जिम्मेदारी शिक्षकों की है उतनी ही अभिभावकों की भी है। इसके लिए हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एजेंडा भी व्यवस्थित किया है। अपने जन्मदिन को स्कूलों में बच्चों के साथ न्योता भोज के रूप में भी मनाने की परंपरा हमने आरंभ की है। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के चलते बच्चों का शैक्षणिक स्तर गिरा था। इसे दुरुस्त करने हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम अपने किसी भी जेल से किसी भी बंदी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए लगने वाले समय में और पुलिस बल में बाकी व्यवस्था में न केवल बदलाव लाते हुए सारे अपराधियों के समूचे प्रकरण के कोर्ट में चलने वाले मुकदमे की कार्रवाई न केवल जेल से ही प्रारंभ कराएंगे बल्कि इससे जुड़े हुए बाकी पक्ष भी जैसे चिकित्सक और बाकी लोग भी हॉस्पिटल से ही अपने डिजिटल वर्चुअल रूप से अपनी गवाही देकर के हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा, बंदी जेल में रहेगा, न्यायालय अपने स्थान से चलता रहेगा। आधुनिक तकनीक के बलबूते पर हमने प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय हमारे द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है देश के अंदर पहली बार इस संबंध की व्यवस्था लागू करने वाला दर्जा भी मध्य प्रदेश ने पाया है। नए कानूनों की खास करके उनमें जनता की भागीदारी अधिकारों को देने का हमारा उपक्रम ये लगातार हम जनता के बीच मध्य प्रदेश के नए कानूनों को लागू करने के लिए 100% क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जन कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के कल्याण के प्राथमिकता के अनुसार निरंतर विकास का ये यज्ञ जारी रहेगा। गत एक वर्ष में प्रदेश की प्रगति के लिए जो निर्णय लिए गए वो आपके सबके सामने है। प्रदेश के नागरिकों का व्यापक जन समर्थन भी हमको मिला है। निश्चित यह संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो यही है, मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में अग्रगण्य रहे, प्रदेश में विकास से निर्णायक परिवर्तन हो। हम कह सकते हैं यह गण और तंत्र की परिणामकारी उत्तरदायी संस्कृति का जीवंत चित्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सच्चे अर्थों में विकास और समानता की दिशा में आगे बढ़ते हुए चित्रों के रंगों के निरंतर चटक और रेखाओं को अमिट बनाए रखने की दिशा में लगातार काम करता रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत माध्यम के अनेक प्रतिभाशाली परीक्षार्थी कई बार इस वजह से भी पीएमटी क्लियर नहीं कर पाते थे। बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन आगे मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी की समस्या कायम रही। हमने मेडिकल छात्र छात्राओं को हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की राह में अब कोई रुकावट शेष नहीं रही। हमारा प्रदेश इस वर्ष अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। संयोग से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इस अवसर को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी द्वारा दिखाए गए सुशासन के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने पारदर्शी, सजग और लोक कल्याणकारी प्रशासनिक तंत्र तैयार किया है, जिसके बूते हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के रूप में सुशासन को कार्यान्वित करने देश में अनूठी पहल की है। छत्तीसगढ़ में लाल फीताशाही की रोकथाम के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं। इसमें फाइलों का निपटारा ऑनलाइन होगा। तय समय सीमा में अधिकारी को ई फाइल पर अपनी टिप्पणी देनी होगी। इस प्रणाली के चलते समय सीमा पर भ्रष्टाचार की आशंका के बगैर फाइलों का कुशलता से निपटारा हो सकेगा। यह समय स्मार्टफोन का है। हमने शासकीय सेवाओं की डिलीवरी को आसान करने के लिए मोबाइल फोन में नागरिक सुविधाओं से संबंधित बहुत से ऐप आरंभ किए हैं। मंत्रालय में किसी से मिलना हो तो स्वागतम ऐप में एक क्लिक करें और समय लें। रजिस्ट्री करानी हो तो सुगम ऐप में क्लिक करें और बसों का लोकेशन जानना हो तो संगवारी ऐप देख लें। नागरिक सेवाओं की उपलब्धता डिजिटल गवर्नेंस के चलते काफी आसान हो गई है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है। इससे न केवल महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी जानकारी मिलती है, अपितु इसे बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा भी मिलती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पर न केवल भरोसा करती है, अपितु इसे क्रियान्वित भी करती है। खनिज में हमने मैनुअल पास को समाप्त कर ऑनलाइन ट्रांजिट पास आरंभ कर दिए हैं। शासकीय खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार राज्यों को बेहतर काम के लिए इंसेंटिव देती है। हमने जो सुधार छत्तीसगढ़ में किए उसके चलते केंद्र सरकार ने इंसेंटिव के रूप में राज्य को 4,400 करोड़ रुपए दिए हैं, जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। अपने भाचा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से यह सब शुभ कार्य हम कर पाए हैं। ननिहाल के लोगों को अपने भांजे का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। भगवान श्री राम का आदर्श जीवन उनके भीतर शुभ संकल्पों के बीज बोता रहे। इसके लिए हमने पुण्य अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की है। अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से श्री राम लला के दर्शन
कर चुके हैं। हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा समृद्ध है। जनजातीय संस्कृति की थाती संभालने वाले हमारे बैगा, गुनिया, सिरहा को हम लोग हर साल 5-5 हजार रुपये की सम्मान निधि दे रहे हैं। जनजातीय गांव में अखड़ा निर्माण विकास योजना हमने आरंभ की है। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले हमारे जनजातीय सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में लगाने का निर्णय लिया है। राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन हमने पुनः आरंभ कराया है। देश भर से साधु संतों का समागम राजिम के त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का सुखद संयोग बना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सुविधा देने हमने 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया है। यहाँ प्रदेश के श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। गांधी जी कहते थे कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तब हमने विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का भव्य स्वरूप हम सभी के सामने होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता के समक्ष अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। हमारे पास शुभ संकल्प है, सच्चाई है, ईमानदारी है और पुरखों की परंपरा से आई शक्ति है। हम आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और हर बाधा को पार कर एक उज्जवल, सशक्त, विकसित छत्तीसगढ़ के अपने सपने को मूर्त रूप देंगे। अथर्ववेद का मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता। कार्य का शुभ संकल्प मन में हो तो सफलता जरूर मिलती है। गणतंत्र पर्व की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंबिकापुर की पावन धरा से पूरे देश की जनता के नाम संदेश और अब पूरे विश्व को संदेश रंगीन गुब्बारों के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों में समावेशित ये केसरिया, श्वेत और हरे रंग जो संस्कृति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को व्योम मंडल से ये प्रदर्शित करने में पूरे विश्व को ये संदेश कि भारत हमेशा संस्कृति की रक्षा करते हुए शांति से समृद्धि की ओर अग्रसर और नवीन सोपान गढ़ रहा है प्रगति के हमारा भारत। meaning for all, inclusive law.